Hello students, I hope you all are good. Today I am with new topic. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है, पहला ही चैप्टर चल रहा है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उसी का ही जो है वैसे भी ये फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें हम सबसे पहले जो बेसिक सी चीज़ें कवर करते हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत अभिधारणाएं। ठीक है, मूलभूत अभिधारणाएं इनको कवर करते हैं। मतलब जो हमारे इस चैप्टर इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए जो हमारी चीज़ें जरूरी हैं जिसको जानना, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका वेक्टर एरिया है, इनकी सदिश क्षेत्रफल। बेसिकली इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक समझाने के लिए, समझाने का तरीका है किस तरह से समझाते हैं। मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे एस कह रहे हैं। ठीक हो गया, ध्यान से सुनिएगा, आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। माना एक पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, जो अनेक लघु पृष्ठ खंडों से मिलकर बना हुआ है, अनेक लघु पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे खंडों से जो है ये पृष्ठ मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जहाँ इसका एक लघुखंड डेल एस है, और इस पृष्ठ का प्रत्येक लघुखंड एक सदिश राशि यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका एक जो लघुखंड है वो जो है डेल एस है, यानी कि इसका जो परिमाण है, इसका जो क्षेत्रफल है डेल एस है, और इसकी जो दिशा है वो इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। ठीक, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये कह रहा है कि माना एक पृष्ठ एस है जो अनेक छोटे छोटे लघु पृष्ठ खंडों से मिलकर बना हुआ है, जिसका एक लघु पृष्ठ डेल एस है, जिसकी दिशा अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, और ये जो प्रत्येक लघुखंड है ये एक सदिश राशि है। ये चीज आपको जरूर बतानी है कि प्रत्येक लघुखंड एक सदिश राशि है, जहाँ डेल एस की जो दिशा है अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो इसका सदिश क्षेत्रफल डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस डॉट एन कैप करके आप दिखाएंगे। यहाँ एन कैप क्या है, एकांक सदिश है। ठीक हो गया, पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है। ठीक, तो एन कैप को मैंने बता दिया कि ये पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है। ठीक है, तो जैसा हमने बोला वैसा ही आपको लिखना है और समझना है इसे। ठीक है, कि एक पृष्ठ एस है जो अनेक लघु पृष्ठ खंडों से मिलकर बना हुआ है, जहाँ इसका प्रत्येक पृष्ठखंड जो है एक सदिश राशि है। प्रत्येक पृष्ठ, लघु पृष्ठ जो है एक सदिश राशि है, जहाँ डेल एस एक लघु पृष्ठ है जिसकी दिशा इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो गया, तो इसका सदिश क्षेत्रफल डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस डॉट एन कैप, जहाँ एन कैप पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। ठीक है, तो ये लघुखंड का सदिश क्षेत्रफल था। तो संपूर्ण पृष्ठ हेतु सदिश क्षेत्रफल अगर हमें दिखाना है तो हम दिखाएंगे एस वेक्टर इज इक्वल टू एस डॉट एन कैप। ठीक है, टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है, एस वेक्टर इज इक्वल टू एस डॉट एन कैप, यानी कि यहाँ पे एन कैप वही है, पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है। जैसे यहाँ था पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश, डेल एस इसका परिमाण था रिजल्टेंट, वैसे एस वेक्टर इसका परिमाण है। हो गया एस वेक्टर का। ठीक है, तो ये सदिश क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है हमारा समतल्य कोण। समतल्य कोण बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, इसकी जगह घन कोण है जो इसके बाद आएगा, लेकिन उससे पहले से समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, जैसे हमने बोला वैसे ही आपको इसको लिख देना है, समझना है। समझने के बाद आप लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में आपको और सुटेबल लगेगा। समतल्य कोण बेसिकली ये प्लेन एंगल आपने इससे पहले भी पढ़ रखा है मैथ में। ये कहता है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक वृत्त है और इसका ये एक चाप है। ठीक है, अब मैं इस चाप को हाईलाइट करने के लिए बाकी वृत्त को हटा देता हूँ। ये वृत्त का एक चाप है, ठीक है, ये रहा इसका चाप, और इस वृत्त के चाप द्वारा, जो वृत्त का चाप है इसके द्वारा
वृत्त के केंद्र पर, यहाँ कहीं केंद्र होगा इसका, ओ से दिखाते हैं, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतल्य कोण कहलाता है। ठीक है, इसके आगे आपको इसकी परिभाषा इसी तरह से देनी है। आप देखिए मैं यहाँ पे परिभाषाएं लिखूंगा नहीं, आपको समझना है और समझने के बाद अपने अकॉर्डिंग जैसा आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं उस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझना है। बेसिकली आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिक्स समझने का ही विषय है, क्योंकि इसको आप जितना ज्यादा समझेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। सब कुछ यहाँ मैं लिख के दे दूंगा तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप आगे बताया गया। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, वृत्त का कोई चाप है। ठीक है, वृत्त का कोई चाप है, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में अंतरित कोण, यहाँ पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र में अंतरित कोण क्या कहलाता है, समतल्य कोण कहलाता है। ठीक है, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में अंतरित कोण, अंतरित कोण। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, समतल्य कोण कहलाता है। तो समतल्य कोण इसकी जो वो होती है प्लेन एंगल की जो सूत्र होता है, प्लेन एंगल, इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। समतल्य कोण यानी कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है आपका चाप की लंबाई, इस लंबाई को हम एल से दिखाते हैं बटा त्रिज्या, और इस त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, एल अपॉन आर। तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू जो होगा आपका चाप की लंबाई बट्टा त्रिज्या, और इसका मात्रक आपको पता ही है, कोण का जो मात्रक होता है, जो मात्रक है इसका रेडियन है, जो है वो है रेडियन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। समतल्य कोण यानी कि वृत्त के चाप द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण होता है वही आपका समतल्य कोण होता है। प्लेन एंगल इज इक्वल टू चाप की लंबाई बट्टा त्रिज्या, लंबाई बट्टा त्रिज्या इसका सूत्र है। ठीक है, जितना लंबा आपका चाप होगा और जितनी त्रिज्या होगी वही आपका प्लेन एंगल को डिनोट कर रहा है। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसी के बाद आता है आपका घन कोण, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो यहाँ पे आगे यूज होगा गॉस की थ्योरम में। घन कोण, वृत्त और गोले में आपको अंतर पता होगा। वृत्त 2 डायमेंशन शेप है, यानी कि द्विआयामी वो है स्ट्रक्चर है, और जो आपका घन कोण है ये त्रिआयामी स्ट्रक्चर है, आकृति है। तो ये 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, घन कोण यानी कि गोला और वृत्त। तो गोला आप जैसे बॉल देखते हैं वो है, और वृत्त जैसे नॉर्मली आप पेपर पे बनाते हैं, ये है वृत्त जो 2 डायमेंशन, इसकी कोई और डायमेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, उसी बॉल को आप काट लीजिए, जो उसका ऊपरी खोखला भाग होगा वही उसका वृत्त कहलाएगा, और पूरा भाग आप ले लेंगे तो वो गोला कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो जैसे आपने इसको समझ लिया तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन होती है, गोले के पृष्ठ द्वारा, आप गोले का होता है पृष्ठ, जैसे यहाँ चाप था वैसे ही गोले का पृष्ठ होता है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन शेप है। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, ये गोले का पृष्ठ है, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण। ठीक है, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है, और इसे जो है आप ओमेगा से डिनोट करते हो। ठीक है, घन कोण को ओमेगा से डिनोट करते हो। ओमेगा इक्वल टू आपका होता है पृष्ठ, गोले का पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो, डेल एक्स से दिखाते हैं इसे। ठीक है, डेल एक्स अपॉन गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये आपकी आर से डिनोट होती है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल एक्स अपॉन गोले की त्रिज्या आर। ठीक है, जैसे यहाँ पे चाप की लंबाई थी, क्योंकि यहाँ पे वृत्त का चाप होता है तो चाप की लंबाई, वैसे यहाँ गोले का पृष्ठ है और त्रिज्या नीचे सेम है, और यह है आपका, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है,
इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। यहाँ लिख देते हैं, इसका जो मात्रक है वो है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, मात्रक है इसका स्टेरेडियन। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। देन मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक गोले की जो त्रिज्या थी इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल ले रखा है, क्षेत्रफल के लिए जो होगा यहाँ पे आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ लंबाई थी तो सीधे त्रिज्या थी, यहाँ क्षेत्रफल है तो आर का स्क्वायर है। ठीक हो गया, यानी कि मैं इसको यहाँ पे सही से लिख देता हूँ एक बार। आपका ये फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यह आपका ये घनकोण का फॉर्मूला। ठीक, और इसका मात्रक हो गया आपका स्टेरेडियन। मात्रक आपको दिख नहीं रहा होगा, वो बहुत ही नीचे हो गया था इसलिए ऊपर लिख दिया है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसका जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन। अब यहाँ से एक और छोटा सा क्वेश्चन होता है कि एक स्टेरेडियन को डिफाइन कीजिए, एक स्टेरेडियन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं कह दूं डेल एस बराबर आपके आर स्क्वायर के है। ठीक हो गया, डेल एस बराबर आपके आर स्क्वायर के है, या फिर मैं लिख दूं डेल एस बराबर आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट या फिर 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए इसे, और आर आपका है 1 मीटर। ठीक है, तो उस समय ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/1, ये 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर, और ये आ जाएगा यहाँ 1। और ओमेगा यानी कि घनकोण, घनकोण को किस में मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। मैंने यहाँ मात्रक लिखे हैं तो यहाँ भी मात्रक लिख देता हूँ, एक स्टेरेडियन समझ जाएंगे 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, परिभाषा इसी सूत्र ने ही बता दी है एक स्टेरेडियन की। ये कहता है कि जब जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, ठीक है ना, जब गोले का पृष्ठ गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए, ठीक है ना, गोले का पृष्ठ गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन होता है। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, ध्यान से समझिएगा कि जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के बराबर हो जाए, या फिर त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, लिख दीजिए त्रिज्या के बराबर हो जाए। ठीक है, जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उस गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन का होता है। ठीक है, ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा है, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, यहीं से डिनोट हो गया है ये पूरी तरह से। तो ये घनकोण के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस वीडियो में अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, हमें आगे जरूरत है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा टॉपिक है पहला, इसी को ही पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र का एक छोटा सा पृष्ठ है। ठीक है, इसके अभिलंबवत जो है विद्युत बल रेखाएं गमन कर रही हैं। विद्युत बल रेखाएं आप इससे पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये सब चीजें आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की प्रोसेस हो रही है। तो इसकी जो परिभाषा होती है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स बेसिकली किसी पृष्ठ से गुजरने वाली या किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, कोई पृष्ठ है, सरफेस है, छोटी सी ये सरफेस है, पृष्ठ है, इसको हम एस कह दे रहे हैं, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर ही होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कि इससे जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, यानी कि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के को ही बताता है, यानी कि इसके अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के ही बराबर होता है। अब बेसिकली ये बनाया क्यों गया, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। विद्युत क्षेत्र जब बनाया गया तो उस पर एक फ्लक्स मान लिया गया। ठीक है, एक फ्लक्स मान लिया गया और इस फ्लक्स को इस तरह से परिभाषित कर दिया गया कि उस विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या जो अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, वही क्या होगी, विद्युत फ्लक्स के बराबर होगी। ठीक है, परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा कि ये कहता है विद्युत क्षेत्र के किसी
पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से जाने वाला या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। मैंने वर्बली यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया, आप इसे बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र लिया गया, उस पर एक फ्लक्स डिनोट कर दिया गया, और इस फ्लक्स को किस तरह से परिभाषित किया गया? फ्लक्स यानी कि जो इमेजनरी है, काल्पनिक है और किसी भी तरह से रोटेट कर सकता है। ठीक है, फ्लक्स सुनते ही आपके दिमाग में यही चीज आती है कि कोई इमेजनरी चीज है जो आसानी से क्षेत्र में रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। तो इसी तरह का एक फ्लक्स मान लिया गया विद्युत क्षेत्र में, और इसकी परिभाषा को इस तरह से दिया गया कि विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है उस पृष्ठ के अभिलंब जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उसी के बराबर होता है। ठीक हो गया। और ये परिभाषा आपकी जो सीधे सीधे मैच खाती है, वो खाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी परिभाषा से, जहां हमने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या लिया था हमने? क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल से जो बल रेखाएं गुजर रही है वही विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर रही है। ठीक हो गया। और यहाँ क्या लिया हमने? पृष्ठ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, कोई टफ डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही इजी सी है। ये पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत, ये पृष्ठ इस तरह से है और इसके अभिलंबवत जो है बल रेखाएं गुजर रही है, यही विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। ठीक है, अब मान लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र हमें पता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या पता है हमें? जो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं, ध्यान से समझिएगा, जो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं उन्हें ई से दिखाते हैं, ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं ई से डिनोट करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी परिभाषा आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, वहां हमने बताया था, इसकी दो परिभाषा बताई थी। तो दूसरी परिभाषा में बताया था कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, वहां हमने अच्छे से बताया था। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं ई से डिनोट होंगी, और माना जो पृष्ठ है, माना कोई पृष्ठ ऐसे है तो विद्युत फ्लक्स, अब इसका सूत्र बता रहे हैं। विद्युत फ्लक्स जो इसको डिनोट करते हैं फाई से, तो हो जाएगा E डॉट एस। यही तो होता है, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ये बल रेखाओं को बता रहा है, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वही कहलाएगा, या फिर फाई इक्वल टू E डॉट एस। अब मान लीजिए कि ये एक पृष्ठ है, मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, हमें थोड़ी देर में बना लेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका विद्युत ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के जो ये पृष्ठ जो है अपनी अभिलंबवत दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसके नीचे आपको ये लिखना है कि यदि पृष्ठ अपनी अभिलंबवत दिशा से थीटा कोण बनाता है, ठीक है, पृष्ठ अपनी अभिलंबवत दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो इसे ई एस कॉस थीटा करके दिखाएंगे आप। ठीक है, या फिर इसको फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, और अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, पृष्ठ अपनी अभिलंबवत दिशा से थीटा कोण बना रहा है, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, या फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये एक अदिश राशि है। ठीक हो गया। इसके नीचे आप लिख देंगे यह एक
अदिश राशि है। अब मान लीजिए ये सब जो है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए था, ये सब कुछ हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए था, पूरा अभी डेरिवेशन नहीं हुआ इसका। अब हम असमान विद्युत क्षेत्र में लेंगे, तो सबसे पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, देन मैं असमान विद्युत क्षेत्र के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। अब माना विद्युत क्षेत्र असमान है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में था। अब यहां मानते हैं, माना जो पृष्ठ है या फ्लक्स है असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में, क्यों क्या, तो जो कुल फ्लक्स होगा वो छोटे छोटे जो खंड है उनका जो फ्लक्स होगा उनके योग के बराबर होगा, क्यों क्या। तो मान लो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि माना एक असमान विद्युत क्षेत्र है जो कि लघु पृष्ठ खंडों से मिलकर बना हुआ है। ये मैंने जो एक फिगर मिटाया था मैं उसे दोबारा बना रहा हूँ, जो कि लघु पृष्ठ खंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक पूरा असमान विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है जो कि छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। इसका एक लघु खंड, ध्यान से देखिए, इसका एक लघु खंड ΔS1 है, जहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है। ठीक हो गया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक, तो आपको इसी तरह से लिखना है कि माना एक पृष्ठ है जो असमान विद्युत क्षेत्र में है, जो कि छोटे छोटे खंडों यानी कि छोटे छोटे पृष्ठों से, लघु पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। इसका एक लघु पृष्ठ ΔS1 है जिस पर विद्युत क्षेत्र E1 है। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा φ1 विद्युत फ्लक्स वही होगा E1 वेक्टर डॉट ΔS1 वेक्टर लिख दीजिए, या फिर E1 ΔS1 cos थीटा लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। तो φ1 इक्वल टू E ΔS2। अब मान लेते हैं कि इसी पृष्ठ पर जो है ये जो है कई लघु पृष्ठ हैं जिन्हें हमने नाम दिया है ΔS2, ΔS1 तो ऊपर हो गया, ΔS3 सो ऑन, तो हो गया। और जिन पर जो विद्युत क्षेत्र है, इन पृष्ठों पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E2 E3 सो ऑन है, क्योंकि E1 ऊपर आ गया। तो इन पर क्रमशः जो फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, उसका जो मान होगा φ2 इक्वल टू E2 वेक्टर डॉट ΔS2 वेक्टर, φ3 इक्वल टू E3 वेक्टर डॉट ΔS3 वेक्टर। अब इसी तरह से सोन करके आप बाकी φ4 φ5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, माना कोई पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र पर है जो लघु पृष्ठ खंडों से मिलकर बना हुआ है, जिसका कोई पृष्ठखंड ΔS1 है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना, जिसका कोई पृष्ठखंड ΔS1 है जिस पर विद्युत क्षेत्र E1 है। तो इस पृष्ठ हेतु फ्लक्स की माप φ1 इक्वल टू E1 डॉट ΔS1 वेक्टर, E1 वेक्टर डॉट ΔS1 वेक्टर। इसी प्रकार इसमें क्रमशः ΔS2 ΔS3 सो ऑन पृष्ठ हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः E2 E3 सो ऑन है, यानी कि डॉट 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 आगे है, और जिनके लिए फ्लक्स की माप φ2 बराबर E2 डॉट ΔS2 वेक्टर, φ3 इक्वल टू E3 डॉट ΔS3 वेक्टर। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ हेतु फ्लक्स की माप, तो ये हो जाएगा आपका फाई E इक्वल टू, फाई मतलब पूरा विद्युत क्षेत्र ले लिया, फाई इक्वल टू E1 वेक्टर डॉट ΔS1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट ΔS2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट ΔS3 वेक्टर। मैंने ये मैक्सिमम 3 के लिए लिया, आगे सो ऑन कर दिया, 4 5 तक भी ले सकते हो, फिलहाल यहीं से आगे आप सो ऑन कर दें। या फिर फाई इज इक्वल टू सबके लिए समीशन E वेक्टर डॉट ΔS वेक्टर, हो गया।
यहाँ ये समीशन क्या है, इसके नीचे लिख दिए समीशन जो है योग को दिखा रहा है, अतः इसे समाकलन के रूप में लिखने पर, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ समाकलन के रूप में, ध्यान से देखिएगा। ये समीशन यहाँ पे योग को दिखा रहा है, इसका मतलब है यहाँ योग, इसे समाकलन के रूप में लिखने पर जो आपका ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। समाकलन के रूप में इसे लिखा जा रहा है क्योंकि ये सब जोड़ रहे हैं, योग हो रहे हैं, और जहाँ योग होता है वहां समाकलन होता है, और जहाँ कुछ घटता है वहां पे अवकलन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा, क्योंकि अदिश राशि का सीधे समाकलन हो सकता है, तो सीधे इसे समाकलन के रूप में लिखने पर समाकलन के रूप में लिखने पर किस तरह से लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन ई डॉट डी एस वेक्टर, ठीक हो गया। यही आपका जो है इस असमान विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, ठीक हो गया। असमान के लिए भी बिल्कुल वैसा ही होगा, बस सारे, यानी कि कहने का मतलब हो गया जो असमान अगर विद्युत क्षेत्र है उस पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले तो उसको छोटे छोटे पृष्ठ खंडों में बांट दीजिए। अब पृष्ठ है तो पृष्ठ यानी कि सरफेस, तो डेल S1 डेल S2 डेल S3 इनके नाम हो गए, और फिर इनके विद्युत क्षेत्र हो गया इनका, इन पृष्ठों पर E1 E2 E3 इस तरह से, क्योंकि क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, जब आपने लघुखंड बना दिए हैं तो क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, तो E1 E2 E3 हो गया। तो आपको फ्लक्स की परिभाषा से पता है, φ1 बराबर E1 डॉट डेल S1, बाकियों के लिए φ2 इक्वल टू E2 डेल S2 E3 डेल S3 इसी तरह से। और तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, सारा सब चीज जितने छोटे छोटे पृष्ठ हैं इन सबका योग हो जाएगा। योग को हम समाकलन के रूप में दिखा सकते हैं, अदिश राशि है तो समाकलन फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब इसका जो मात्रक होता है, इस फ्लक्स का जो मात्रक होता है, हम लास्ट में मात्रक को ही डिस्कशन करते हैं, मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसकी जो विमा है वो है ml3 P-3 A-1, ठीक हो गया। ये इसका मात्रक और इसकी विमा है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में हमारा ये लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस करा, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसमें जो आज हमने पढ़ा वो सदिश क्षेत्रफल, घन कोण, प्लेन एंगल और विद्युत फ्लक्स हो गया। आप इसी के थ्रू अपने नोट्स बनाइए, इसे समझिए और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।